हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे टेलीग्राम चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर 2 को भी आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारियाँ मैं शेयर करती हूँ। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाने के होते हैं? स्विवल बुनाई, डॉबी बुनाई, डबल बुनाई या प्लेन बुनाई। तो कौन सी ऐसी बुनाई है जिसमें 2 तंतु ताने के और 2 तंतु बाने के लिए जाते हैं? तो यह बुनाई जो है वह कौन सी डबल बुनाई है। इसमें 2 ताने के धागे एक साथ और 2 बाने के धागे एक साथ, मतलब इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। इसमें बुनाई होती है और इसका जो इसका जो कपड़ा होता है वो दोनों तरफ से इसमें अलग अलग से कलर और डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम दो रुखी भी कह सकते हैं, मतलब दोनों रुख से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो वह किसमें आपका आता है, वह डबल बुनाई के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य जिनके लिए यह व्यापक नाम है। तो बुनाई या वयन के लिए, बुनाई के लिए कौन सा चीज़ है जिसके लिए एक व्यापक नाम क्या है? कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वैन के लिए एक योग्य द्रव्य, मतलब एक योग्य जो वो है, द्रव्य है, वह क्या है? तागा है, फेल्टिंग है, बुनाई है या इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या है? वह तागा है, जिसको कि किसके हम नाम से जानते हैं? इसको हम यान के नाम से जानते हैं। यान, यान क्या है? जो जो यह एक अविरल एक लंबा एक धागा होता है जिससे कि हम क्या करते हैं कि कपड़े की बुनाई करते हैं। ठीक है, तो कपड़े की बुनाई करते हैं। तो रेशे से किसका निर्माण होता है? रेशे से जो 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 हमारे फाइबर होते हैं, फाइबर से किसका फैब्रिक फाइबर से निर्माण होता है किसका? हमारे यान का निर्माण होता है, धागों का निर्माण होता है, जिसकी बटाई करके ऐंठन दे करके क्या धागा बनाया जाता है और उसी धागे से किसका कार्य होता है? वयन का कार्य होता है, बुनाई का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, धागे की फिसलन में निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान करते हैं? तो धागे का फिसलन मतलब अपनी जगह से धागा स्थिर नहीं रहता, इधर उधर चला जाता है। तो उसमें कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्टिव करते हैं? धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई संरचना, खराब समाप्ति या सभी। तो ये इसमें क्या है, जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। इनमें से सभी जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगर धागे में क्या है, बहुत ज़्यादा चिकनाई है तो वह भी क्या करेगा, जब बुनाई होने के बाद अपने स्थान से इधर उधर चला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद ढीली बुनाई संरचना, अगर कपड़े की जो वीविंग हुई है वो सही प्रकार से नहीं हुई है, किसी प्रकार की उसमें टेक्निकल कुछ खराबी हो गई है बुनाई करते समय, तो भी क्या हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या, यह धागे की फिसलन, मतलब ये धागे का जो ताना बाने का धागा है वह क्या अपने स्थान पर नहीं रह पाता है। खराब समाप्ति, अगर धागे की जब जब हमारी बुनाई पूरी हो गई, उसके बाद क्या, जो उसकी फिनिशेस अगर उसकी जो समाप्ति है, अगर वह सही ढंग से नहीं हुई है, अगर हमने उसको सही ढंग से बाइंड नहीं किया है, तो इस कारण भी पूरी संरचना खराब हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला है, रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? काउंट हिलेयर, डी कार्डेनेट, देश पिजस या पाडल या डेक्रान। तो रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह काउंट हिलेयर डी कार्डोनेट के द्वारा तैयार किया गया है। रेयॉन क्या है? रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क की भी संज्ञा दी जाती है। जो ये कहाँ, जो आपके काउंट हिलेयर डी कार्डोनेट है, ये कहाँ, जो फ्रांस में के मतलब एक फ्रेंच इंजीनियर तथा उद्योगपति थे, जिन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम सिल्क का निर्माण किया, जिसको किस नाम से जाना गया? रेयॉन नाम से जाना गया। इसमें रेयॉन क्या है? सेलुलोज से बना एक कृत्रिम बना, तो ये सेलुलोज इसका जो इसका मटेरियल है, जो इसका मतलब कि मूल जो इसका मटेरियल है वो क्या है? वो इसका सेल्यूलोज ही है, मतलब प्राकृतिक ही है, लेकिन यह कृत्रिम विधि से इसका निर्माण किया गया है। और ये जो
इसका उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा के क्षेत्र में लिंट या जाली आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा काउंट हिलेयर डी कार्बोनेट सबसे सही आंसर होता है। अगला है विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे इसमें घुलाकर परखा जा सकता है। मतलब चिपचिपापन को किसमें हम ये टेस्टिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। 40% प्रतिशत एसिटिक एसिड में, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, तरल कार्बन डाइसल्फाइड में या 80% एसिटिक एसिड में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाता है कि जो ये है विस्कस रेयान जो है, ये विस्कस रेयान जो है उस वो इसका निर्माण जो हमारे वहाँ के सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किसके द्वारा? रेयान के निर्माण में इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक थे। कौन से? क्रास थे, वीवन थे और पीडल। 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में किया। और ये जो रेयॉन है, विस्कस रेयॉन है, ये क्या है? और ये चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे सुंदर और उत्कृष्ट प्रकार के श्रेणी के रेयॉन इसी विधि से निर्मित होते हैं और यह रेयॉन बनाने की सबसे सस्ती विधि है। और यह इसका किससे परखा जाता है? 40% एसिटिक एसिड में करके इसके चिपचिपेपन को घुला करके देख करके परखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। रेशम के कपड़े पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सल्फोराइजिंग या टेंटरिंग। तो रेशम के कपड़े पर कौन सी विशेष परिचर्या की जाती है? वो कौन सी? वेटिंग परिचर्या की जाती है। क्योंकि रेशम के जो वस्त्र होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं। रेशे जो उसके होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, तो उसमें भार उत्पन्न करने के लिए, उसमें मतलब लटकनशीलता का गुण लाने के लिए इस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसको क्या करते हैं? वस्त्र को धात्विक लवण के घोल में डुबोकर उसके वजन को और उसकी बॉडी में वृद्धि की जाती है। तो इसमें वेटिंग की अगर पूछा जाए कार्बोनाइजिंग, तो कार्बोनाइजिंग किससे संबंधित है? तो यह मुख्य परिचर्या किससे संबंधित है? वूल से संबंधित है। कार्बोनाइजिंग की बात हम करें तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रेशम के कपड़े इसका क्या होता है? वेटिंग सही हो जाता है, अर्थात कि भार देना। ठीक। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच में बंध का नाम क्या है? सॉल्ट लिंकेज है, वाइंडर वॉल फोर्स है, सिस्टीन लिंकेज है या हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका करेक्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम वाल्डर वॉल्स फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेशे की सूक्ष्म जीव परीक्षण में जब ऐठी कोशिकानुमा रचना दिखती है तो वह रेशा किस चीज का होता है? परीक्षण में जब ऐठी और कोशिकानुमा, कोशिका की तरह रचना जब उसमें दिखती है तो वह कैसा हो जाता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होता है वह कैसी दिखती है? सूती, रेयॉन, रेशमी या ऊनी। तो वह कैसे, मतलब वो कौन सा रेशा होता है? तो वह सूती रेशा होता है, कपास का रेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। तो कपास का रेशा अपरिपक्व अवस्था में तथा परिपक्व अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देता है। जब कपास का रेशा मैच्योर नहीं होता, अपरिपक्व होता है, तो अपरिपक्व अवस्था में यह गोलाकार नली की तरह दिखता है जिसमें एक सूक्ष्म नलिका होती है और इसमें तरल सैप भरा रहता है। ठीक है, तो यह उस तरह दिखता है। जब परिपक्व होता है तो वो परिपक्व रेशा कैसा होता है? चपटा, खुरदुरा एवं रिबन की भांति दिखाई देता है, जिसमें ऐंठन परिवलन के कारण होता है। और ये जो परिवलन है वह कितना प्रति इंच 200 से 400 तक होते हैं। परिवलन जो होता है वह कितना? 200 से 400 ये आपका पर इंच होता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? लंबाई को, उत्कृष्टता को, चौड़ाई को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धागों का काउंट जो है यह उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? तो धागे का काउंट उसकी उसकी फाइननेस को, उसकी उत्कृष्टता को परिभाषित करता है। उत्कृष्टता एवं कोमल रेशों से मुलायम एवं कोमल वस्त्रों का निर्माण होता है। कोमल रेशों से निर्मित वस्त्र देखने में सुंदर एवं आकर्षक तो लगते ही हैं, साथ ही ये पहनने में अति आरामदायक और सुखद लगते हैं।
परिधान जो कोमल होते हैं उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो धागे का काउंट है किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, उसकी फाइननेस को, कपड़ा कितना ज़्यादा महीन, कितना ज़्यादा उत्कृष्ट है, उसको परिभाषित करता है। प्रश्न ये ज़रूर आता है एग्जाम में, आप इसको याद करके रखें। ऑप्शन नंबर बी है जो होता है वह यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है? विजुअलिटी, कन्फर्मिटी, टैटूइंग, मॉडेस्टी। तो जो कपड़े का जो सिद्धांत है, मॉडेस्टी, जो शालीनता का सिद्धांत है, वो कौन सा है? ये हमारे कपड़े का सिद्धांत है, जिसमें कि क्या आपका मॉडेस्टी है, इमोडेस्टी है, प्रोटेक्शन है, फिर उसके सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से है। तो ये सब क्या है, हमारे कपड़ों के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जबकि इसमें विजुअलिटी, कन्फर्मिटी, टैटूइंग, ये टैटूइंग जो है ये तो आकर्षण, जब जब कपड़े का आकर्षक की बात होती है तो फिर ये वस्त्र को, ये गोदना जो है ये वस्त्र के मतलब सॉरी ये अंग पर यह इसको किया जाता है। ठीक है, तो मॉडेस्टी जो है या इमोडेस्टी, इमोडेस्टी, ये सब किसका किसके सिद्धांत है? ये हमारे कपड़ों के सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जून 1955 को, 1 मई 1957 को, 1 अगस्त 1956 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जो मिलावट निरोधक अधिनियम है वह कब लागू किया गया है? तो यह 1954 को लागू किया गया, मतलब बनाया गया, और उसके बाद इसको जब लागू करने की बात आई तो 1 जून 1955 को इसको लागू किया गया। तो 1 जून 1955 क्या है, यह करेक्ट आंसर हो जाता है। तो खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम के लिए यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा यह माना गया था, यह अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया? 29 सितंबर 1954 को, लेकिन लागू या 1 जून 1955 को हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए उस हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से ऐसे बचाया जा सकता है? पोंछ कर स्वच्छ रखना, ऊष्मा से में उसका उपयोग न करना, निरंतर धोना, लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगा देना। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि जो फेरस ऑक्साइड बन जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर उस पर हम ग्रीस या कोई भी पतली परत, तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीजन का डायरेक्ट संपर्क नहीं होगा, जिससे कि लोहे पर जो रस्टिंग हो जाती है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। निर्जलीकरण, अंतरिक्ष भोजन मिलाकर पुनः बनाया जाता है। निर्जलीकरण मतलब उसमें डिहाइड्रेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो वह क्या है, ये निर्जलीकरण जो है, ठंडा जल, उसमें कौन सा क्या बनाया जाता है? गर्म जल, गुनगुना जल, या अत्यंत गर्म जल। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब गुनगुने जल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब जैसे मतलब कि हम बिना पानी वाला भोजन लेकर के, मतलब पानी हमने निकाल दिया भोजन का और उसको अंतरिक्ष यात्री लेकर के अपने साथ गए, तो जब उन्हें उसको खाना होगा तो किस तरह का पानी मिला करके उसको खाने में वो प्रयोग करते हैं? तो उस समय वो ल्यूक वार्म वाटर का प्रयोग करते हैं, अर्थात गुनगुने पानी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है या करेक्ट हो जाता है। उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, या सिलेनियम। तो जो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या किस चीज़ को कम लेना चाहिए? सोडियम, निश्चित रूप से सोडियम की मात्रा, जिसको कि हम साधारण नमक में जैसे घर में प्रयोग करते हैं, हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं, तो सोडियम को कम लेना चाहिए। तो उच्च हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। मोटापा भी इस रोग का प्रमुख कारण होता है, और हम सभी जानते हैं 120/80 mmHg मिलीमीटर पारे के बराबर होता है, जो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप है। और इससे अधिक अगर रक्तचाप होता है तो फिर क्या होता है, अगर 120 से 140 के ऊपर आपका जा रहा है तो इसका मतलब कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हो रहे हैं। ठीक, और उच्च रक्तचाप वाले मरीज को सोडियम कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होता है वह सही हो जाता है। निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है। कौन सा रोग है? सामान्य प्रोटीन हो, निम्न कैलोरी, निम्न वसा और निम्न सोडियम, सोडियम भी कम मात्रा में और लेकिन प्रोटीन सामान्य मात्रा में हो, तो वह किस तरह के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है
वह करेक्ट हो जाता है कि क्या उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हेपेटाइटिस में सिरोसिस तक की बीमारी बढ़ाने के लक्षणों को क्रम में लगाइए। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक की बीमारी बढ़ाने के लक्षणों को क्रम में लगाइए। तो अगर ये चीज़ अगर आपकी बढ़ती है तो क्या चीज़ पहले होगी क्या बाद में होगी, इस चीज़ को बताना है। तो सबसे पहले बिलिरुबिन में बढ़ोतरी, उदर में नरमी और पीलिया, मतली, क्षुधा, अभाव और उल्टी होना, या निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं, उनके हिसाब से हम अपने आंसर को मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारा होता है मतली, क्षुधा, अभाव और उल्टी होना। तो ये सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले हो रहा है। तो ये सी जो है, ये सी हमारा सबसे पहले हो रहा है। तो ये हमारा ए पे आ जाता है। तो सबसे पहला है हमारा सी है, और फिर उसके बाद उदर में नरमी और पीलिया। हाँ, पीलिया की तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है बिलिरुबिन की बढ़ोतरी, बिलिरुबिन की बढ़ोतरी होगी तो ये हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आ जाता है निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप। तो ये हमारा चौथे नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो सबसे पहले हमारा सी आता है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में सबसे पहले सी आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे पे हमारा बी आ रहा है, दूसरे पे भी उदर में नरमी, तो सी के बाद बी आ रहा है। तो निश्चित रूप से यही हमारा सही होता है। और फिर उसके बाद हमारा आता है बिलिरुबिन की बढ़ोतरी, फिर निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप। तो इस तरह से हम देखते हैं सी बी ए डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए। नेफ्राइटिस के रोगी, मधुमेह के रोगी, अनीमिया के रोगी या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेकिंग द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ कौन से रोगी को नहीं देने चाहिए। मधुमेह से अगर पीड़ित रोगी है तो उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के रोगियों को उच्च प्रोटीन युक्त तथा कम कैलोरी का आहार देना चाहिए। और जो भी जितने भी हमारे बेकिंग के सामान होते हैं उसमें क्या कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर हम जाते हैं और ये हमारा करेक्ट होता है, डायबिटीज। नेक्स्ट है अल्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के द्वारा जो वृद्धि आयाम को सबसे अधिक प्रभावित होता है वह क्या है। ऊंचाई, लंबाई, वजन, गत्यात्मक कौशल या मानसिक कौशल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी है, वजन है। अच्छा, IUGR जो क्या है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब या जब वो बेबी पेट में भ्रूण में बच्चा रहता है तो उस समय ये क्या होता है, जो ग्रोथ रिटार्डेशन जो होती है, जिस तरह जितना बेबी का वजन होना चाहिए उतना वजन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चे का वजन उससे प्रभावित होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन की कैमेट्रोग्राफी को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर है जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीकी, घटकों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त तकनीक, मिश्रणों को बांधने के लिए प्रयोगशाला, मिश्रणों को पृथक करने के लिए प्रयोगशाला तकनीकी। तो जो कीमेट्रोग्राफी है वो क्या है जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। इसमें कीमेट्रोग्राफी जो ये है ये किसके लिए होती है, जलीय अपघटन के लिए अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीकी होती है। जैसे कोई भी मिश्रण, जो भी मिश्रण है, इसके द्वारा क्या पता चल जाता है कि किस चीज में किसकी कितनी मात्रा है। तो ये जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त करने वाली तकनीकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अला कार्टा भोजन तालिका का अर्थ क्या है। सुधावर्धक भोजन परोसना, दोपहर का पैक भोजन, एकल भोजन या भोजन तालिका में से चुनाव करना। तो एला कार्टा मेन्यू जो है यह क्या है, यह हमें चुनाव के लिए जगह देता है। इसमें क्या है, जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित रहता है। उसमें ग्राहक भूख की इच्छा और पैसे के अनुसार भोज्य पदार्थ का ऑर्डर करता है। प्रत्येक व्यंजन का अलग अलग मूल्य होता है। यह रुचि के अनुसार मीनू है और इसे चयनित मीनू भी कहते हैं। भोजन तालिका में से चुनाव करना, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने हिसाब से अपने ऑर्डर को मंगवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, मिक्सडिमा रोग हो जाता है, क्रिटेनिज्म हो जाता है, घेंघा हो जाता है या रिकेट्स हो जाता है। तो जो
ये इसमें क्या होता है, इसमें क्रेटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा, आयोडीन की डिफिशियंसी से ऐसा होता है। तो हमारे जो स्वस्थ अगर हम मतलब हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन क्या है, कम मात्रा में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। जिन बच्चों को, माताओं को गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया जाता, उनके क्या बच्चों को क्या होता है, क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। तो उसमें कौन-सा क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है, या ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर पढ़ाया हुआ ये जो भी जितने आपके प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ, अगर आपने लगातार मेरे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाली टीजीटी, पीजीटी परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप बार-बार सॉल्व पेपर को लगाएँगे, आपकी प्रैक्टिस को, आपकी जो तैयारी है उसको क्या बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, जो कि होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर 2 के नाम से है, तो आप उस पर भी जाएँ और जा कर के अपनी जानकारियों को एकत्रित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इस चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश करें। पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। ओके, कीप लर्निंग।